ये कहानी है धर्मेंद्र की। एक्टरों का अगर कोई शोमैन था ना, जिसको ही मैन भी कहते थे, वो धर्मेंद्र था। ये पहला एक्टर था जिसने बॉडी बिल्डिंग की और वहां से तमाम आर्टिस्ट इंस्पायर हुए। बाद में पहली फिल्म थी उसकी दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 में रिलीज हुई। आखिरी फिल्म थी 21, वो 2025 में रिलीज हुई। जब मैं इससे मिला हूँ, वो बड़ी ड्रामाई मुलाकात थी। दरवाजा खुला है, सब तो पहले धर्मेंद्र एंटर है, उसके बाद सनी देओल, उसके बाद बॉबी देओल। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ने मेज ते मारिया मुखिया नासरदीप हाय हाय। उसके बाद धर्मेंद्र उठा और मेरी तरफ बढ़ा, वही आंखों में लाल लाली जो नशे में थी। तो आप यकीन करें मेरे जिस्म से आधी जान निकल गई। ये वहाँ का बदमाश भी था, डंड भी बड़े मजबूत थे, हर आदमी से डरता था। कहता और कोई ख्वाहिश? मैंने कही मैं डिम्पल कपाड़िया करना आशिक हूँ। कहता आर यू सीरियस? कहता तेरे साथ रोज जो ताश खेते वही तो डिम्पल थी। अमित जी ने कहा, कहता धर्म हमारे मजहब में दूसरी शादी नहीं है, ये मुसलमानों में है 4 शादियां करना। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सदीक और एक नई एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन आज की कहानी बहुत मुनफरिद होने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो बहुत ही कमाल किस्म की है, लेकिन इख्तिताम एक बीमारी पर जाकर ख़त्म होता है और फिर वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। ये कहानी है धर्मेंद्र की, और इसको सुनाने के लिए आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नासिर अदीब साहब, जिनके राब्ते भी रहे धर्मेंद्र के साथ, मुलाकातें भी रही, और ख़ुसूसन ये उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जानते हैं जो आज से पहले आपको किसी भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में आपको नहीं सुनने को मिले होंगे। लेकिन आज हमने नासिर साहब को कहा है कि इनकी वो ज़िंदगी के पहलू जो ऑडियंस को नहीं पता वो बताएं, ताकि हमारी ऑडियंस महसूस हो सके, और जिस तरह से वो इस दुनिया से कूच फरमाएं। और देखें, एक दिन सबने जाना है, लेकिन जब एक लेजेंड जाता है और एक डेकेड्स के बाद काम करने के बाद, इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी देने के बाद जब जाता है, तो इंडस्ट्री को लगता है कि जिस तरह उसका माई बाप निकल गया, चला गया इस दुनिया से। तो इसलिए आज ये कहानी सुनने जा रहे हैं। ख़ुसूसन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की इंटरटेनमेंट के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आती हैं, वो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूड ठीक नहीं है। उसकी वजह? उसकी वजह धर्मेंद्र आपका दोस्त भी था, आपके साथ टाइम भी गुजरा, आपको बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान बुलाया गया फिल्म्स लिखने के लिए एज अ राइटर। क्या मामला देखे आपने? बच्चों से मिले, उनकी बेगमात से मिले, उनकी बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी, हेमा के बारे में भी, अनीता राज के बारे में भी कहा जाता था कि उनके कुछ अफेयर्स थे, उनके साथ मरासिम थे। असल हकाइक क्या है और जो एंड हुआ वो भी लोगों के साथ ज़रा शेयर करिएगा प्लीज़। धर्मेंद्र मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ एक्टर नहीं था। वो जैसे यहाँ होते ना शोमैन, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मशहूर होता है, जैसे शोमैन फिल्म इंडिया की इंडस्ट्री के राज कपूर भी थे, उसके बाद सुभाष घई थे। तो एक्टरों का अगर कोई शोमैन था ना, जिसको ही मैन भी कहते थे, वो धर्मेंद्र था। ठीक। ये पहला एक्टर था जिसने बॉडी बिल्डिंग की और जो अपने डौले दिखाता था बाकायदा, और वहाँ से तमाम आर्टिस्ट इंस्पायर हुए। बाद में इसके जो मौजूद दौर के एक्टर थे वो तो ना कर सके, इसके दौर के एक्टर थे दिलीप कुमार, राज कपूर और धर्मेंद्र और देवानंद। ये 4 सतून थे। ठीक है। बम्बे की पुरानी फिल्म इंडस्ट्री के। ठीक। ये आखिरी सतून था। अच्छा। दिलीप कुमार गए, राज कपूर गया, देवानंद गया, तो आज ये धर्मेंद्र आफ्टर 93 ईयर्स की उसकी उम्र है। और क्लासिक बात देखे, ये दुनिया का वाहिद एक्टर है जो 1960 से लेकर 93 तक स्क्रीन पर मौजूद रहा। क्या बात है यार। पहली फिल्म थी उसकी दिल भी तेरा हम भी तेरे। ठीक है ना, 1960 में रिलीज हुई। ठीक है। आखिरी फिल्म थी 21, वो 2025 में रिलीज हुई। 2025 उसका 93rd ईयर था। वाह। 93 साल की उम्र में एक आदमी फिट रहा, और उसकी वजह ये थी कि एक ऐसी स्टेज भी आई थी कि जब उसका बेटा सनी देओल एक्टर बना, तो ये हीरो था उस वक्त भी। तो आप यकीन करें कि बाप बेटे से फिट नज़र आता था। जब मैंने देखा तो सनी देओल जवान था। अच्छा। 1988 की बात बता रहा हूँ, जब मेरी धर्मेंद्र से मुलाकात हुई। अच्छा। तो उसमें मैंने देखा कि बाप ज़्यादा फिट है। अच्छा। और 2 ही लोग मैंने वहाँ देखे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी उम्र को
जैसे होता है ना, छुपाया हुआ था। छुपाया नहीं, पिछाड़ दिया। हाँ, यानी जैसे उन्होंने फैसला कर लिया है कि धर्मेंद्र ने फैसला कर लिया था कि मैंने 35 और 40 से आगे नहीं जाना। क्या बात है। और वो 1960 से लेकर 88 में, मतलब आप देख रहे हैं 28 साल का वो अरसा उसमें है कि 1935 8 दिसंबर को जो आदमी पैदा हुआ वो 88 में कितने साल का होगा? वो होगा 53 ईयर 53 54 बिल्कुल। ठीक है जी। तो 1960 में पहली फिल्म रिलीज हुई, 88 में मेरे से जब मिलता है तो सनी देओल भी है और बॉबी देओल भी है, तो तीनों यूं लगते हैं भाई हैं। हाँ, वो लगता यही था शुरू में कि वो भाई हाँ, हैं। ये नहीं लगता कि ये बाप है, ये 53 ईयर्स ओल्ड है। ठीक। तो उसकी जो बॉडी बिल्डिंग का स्टाइल था ना, वो इतना पॉपुलर हुआ कि तमाम हीरो जो थे वो ये उन्होंने फैसला कर लिया कि हम भी बॉडी बिल्डर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद सलमान खान ने लेकिन नहीं दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद वो अपनी उम्र छुपा नहीं सके, ठीक, वो इस तरफ नहीं गए, अकेला धर्मेंद्र ही रहा। बिल्कुल ठीक। तो वो अक्सर अपनी बनैन में जब शूट करता था पैंट, तो वो डंड नजर आते, अट्रैक्ट करते थे लोगों को। ठीक है। तो उसके बाद आप देख लें कि हर हीरो ने कॉपी किया और आज तो हर नौजवान जिस्म बनाते हैं और जिम जाना एक जैसे बड़ा ज़रूरी हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सलमान खान को देख रहा हूँ, ये सब उसकी नकल ऐसे ही है। तो ये जब मैं इससे मिला हूँ तो वो बड़ी ड्रामाई मुलाकात थी। इसने जब मुझे बुलाया था तो मैं अपने बच्चों के साथ जब बम्बे एयरपोर्ट पर उतरा तो पता लगा कि मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है, वो मैं घर भूल गया। मैं डायरी में लिखता था उस वक्त। अच्छा, ये मोबाइल वगैरह तो उस टाइम पे नहीं थे जितने आप मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं। PTCL था। ठीक है। तो मैं डायरी में नंबर लिख लेता था सबके। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं अपनी बेगम का नंबर तो भूला था। कहती आप क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है। मैंने टैक्सी की, मैंने कहा होटल में ले चलो, वो मुझे सन एंड सैंड होटल में ले गए। अच्छा, ये सन एंड सैंड होटल जो था 7 स्टार होटल था और जूहू के ऊपर है, समुंदर के किनारे। तो मैंने ये होटल इसलिए लिया बड़ा महंगा कि धर्मेंद्र से मुलाकात है तो वो ये नहीं कि पाकिस्तान से मौला जट का राइटर है, इतना बड़ा नाम है, ये वो तो किसी थर्ड क्लास होटल में ठहरा हुआ। मैं क्या पैसे खर्च कर दो। $125 टोटल हमें मिले थे। अच्छा। 3 बच्चे थे मेरे साथ, एक बेगम, मैं, $25 फी आदमी। अच्छा। उस वक्त इतने ही मिलते थे। तो वो मैंने तोड़ा के अपना कर लिया काम, होटल ले लिया। अब मैंने फ़ोन किया 9 बजे एक्सचेंज में, मैंने कहा यार आपके पास धर्मेंद्र का नंबर है? अच्छा, ये रिसेप्शन पे आपने फ़ोन करके पूछा होटल की? हाँ, एक्सचेंज में। उसने कहा है, मैंने कहा मिला दो। उसने मिला दिया, मिलाया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं लगा जी धर्मदान मुलाकात होने लगी। आगे एक औरत ने कह लो, अब आवाज़ इतनी स्टाइलिश थी, मैं समझा बीवी तो नहीं हो सकती, सेक्रेटरी होगी। अच्छा, मतलब आपको पता है कि सेक्रेटरी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत आवाज़ वाली होती है, बीवी नहीं हो सकती। उनको रखते ही इसलिए हैं, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शक्ल हो। आगे चलें। अच्छा, वो जनाब जिस वक्त मैंने कहा धर्म जी हैं, तो उसने कहा नहीं जी वो तो नहीं है। मैंने कहा ये कब आएंगे? कहती भाई पता नहीं। अच्छा। मैंने फ़ोन बंद कर, मैंने कहा ओके। और सेक्रेटरी ने जब आपको भाई का, आपको माइंड नहीं हुआ? नहीं, माइंड नहीं हुआ, इसलिए कि धर्मेंद्र मेरे काबिल एहतराम था। मैं उसके दावत पर गया, हर जगह से बंदा चाक नहीं ना मारदा। अच्छा। मैंने 2 घंटे बाद फिर फ़ोन किया। फिर उसी औरत ने आवाज़ दी। मैंने कहा जी धर्म जी हैं? कहते नहीं। आपने ये नहीं पूछा कि आप कौन? नहीं, मैंने नहीं पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मैंने खातून से ये ना पूछे। नहीं, मैंने नहीं पूछा कि आप कौन? नहीं, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पूछा, मुझे जरूरत नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि अगर सेक्रेटरी है तो मैं क्यों पूछूंगा उससे। अच्छा। आपको पता है सेक्रेटरी पर्सनल होती है, तो वाइफ वैसी इंसान की इज्जत होती है। तो मैं अगर पूछता आप कौन है तो अगले माइंड भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? तो उसने फिर वही बात, उसने कहा जी मुझे नहीं पता अब कब आएंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने 12 बजे फिर फ़ोन किया, फिर वही जवाब हुआ, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी बेगम से कहा कि धर्म तो आज रात में नहीं मिल सकते। अच्छा। तो अब असल बात ये थी कि होटल के दूसरे दिन का किराया और ये मुझे ना पड़े। पैसे ज़्यादा थे। ठीक है। किराया था बहुत ज़्यादा। उस दौर में 7,000 का कमरा था एक रात के लिए। 88 में 7,000 का? जी हाँ। तो आप देखिए, आज 2025 है, आज हाँ आप देखिए कितना होगा। खैर वो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरी सीट बुक करा दो दिल्ली की, क्योंकि मेरी वहाँ एक सिस्टर इन लॉ रहती थी। तो उसने मुझे बता दिया कि 6 बजे कन्फर्म होगी। मैंने कहा 4 बजे मुझे जगा देना। कहता जी ठीक है। 1 बजे फिर मैंने फ़ोन किया, फिर वही आवाज़ आई। तो मैंने कहा जी अपना धर्म जी हैं? कहते नहीं। मैंने जी कब आएंगे? कहते जी कोई पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जी अगर आए तो उन्हें बता देना कि जिसको आदमी को आपने पाकिस्तान से बुलाया था वो आपको नहीं मिल सका या आप नहीं मिल सका, मैं दिल्ली चला जाऊँगा। ठीक है। तो कहने लगी आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं नासिर दीप बोल रहा हूँ। तो एकदम कहती है भाजी तो फिर मेरे ना पंजाबी च गल करो ना। मैं कहा जी हाँ दसो। मैं कहा जी वो कदों आएंगे?
अच्छा। कहती मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ अच्छा ਤੇ पहली जो उनकी बीवी थी। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਨ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਾ अच्छा। कहती तो ये "पाजी, कितनी दूर था मतलब ये होटल धर्मेंद्र के घर से? यार ये मैं भी आइडिया बता रहा हूँ उसकी घर की और होटल की दीवार एक है उनके उसके बैक साइड पे तो हमारा घर है कैसी किस्मत है आपकी कि बिल्कुल ही आप मगज हाँ। आगे बैठ गए हैं अकब अच्छा में। वो दिमाग खराब हो गया उस वक्त नहीं ध्यान आया कि मैं टैक्सी वाले से कहूँ हाँ कि कि धर्मेंद्र यार का मुझे घर किधर धर्मेंद्र है? घर है मेरे वो पैसे बच जाएं खैर वो पैसे फिर भी बच जाए खैर जिस वक्त वो ये बात हुई तो मैंने कहा ठीक है जी मैंने जनाब फ़ोन बंद कर दिया ठीक है। मैंने कहा जी आप उन्हें कह देना कि मैं दिल्ली से फ़ोन करूँगा कहते ठीक है जनाब फिर तकरीबन 4 बजे होंगे कि मुझे टेलीफोन आया हम्म, मैंने घड़ी देखी तो मुझे पता था 6 बजे की फ़्लाइट है मैं कहा हाँ मैं जाग गया मैंने फ़ोन बंद कर दिया ठीक है। फिर फ़ोन की घंटी बजी फिर मैंने उठाया मैंने गुस्से से कहा मैंने कहा यार मैंने कह दिया ना कि मैं जाग गया हूँ तो मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया अच्छा फिर बैल जी अब मुझे बड़ा गुस्सा आया हाँ अब जब मैं कहा यार मैं तेरे नाल किस जुबान च गल करके तेन समझ आवे हाँ। कहता नासिर साहब मैं धर्म बोल रहा हूँ ओ तेरी है आपने धर्म जी को ही सुना दी बातें 3 फोन उनके काट दिए। नहीं नहीं हाँ जी मुझे पता ही नहीं ना कि धर्म बोल रहा आवाज़ तो उसने नासिर तीसरी साहब। मरतबा दी फिर तो मैं उठ के खड़ा हो गया जी वैसे हाँ मैं क्या जी सर ऐसे गलत हो गया काम। हाँ मैं क्या सारी सर मैं समझा कि एक्सचेंज से फ़ोन है मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है अच्छा कहता अच्छा तो फ़ोन बंद कर दी अब मैं बड़ा परेशान मैंने कहा यार उसने ये भी नहीं कहा कि मैं आता हूँ या मिलता हूँ ये भी नहीं कहा कि कल मिलेंगे या ना जाओ आपने क्या नाराज हो गए हैं क्या पत्नी चक्कर क्या है? हो गया खैर यही हम बातें कर रहे हैं यही आपस में तो एकदम बैल हुई कमरे की तो मैंने कहा यस तो जब दरवाज़ा खुला तो फिर हाई स्पीड से मैं भी खलोता तो मेरी बीवी भी खलोती है क्यों किसकी एंट्री हो गई थी ऐसी? एंट्री मैं देखा सामने तो सब तो पहले धर्मेंद्र एंटर होया अच्छा उसके पीछे एक औरत तो उन्हें मुस्कुरा के कहा मैं प्रकाश कौर हाँ अच्छा उसके बाद सनी देओल उस बाद बॉबी देओल तो वो उन्होंने ग्लास रखा हुआ था बॉबी देओल ने ऊपर सर कौन? पे वो जो एक उनका गाना भी बड़ा मशहूर हुआ। नहीं कुछ भी नहीं हो खैर वो जनाब मुलाकात हुई मुलाकात होने के बाद वो बिल भी धर्म जी ने अपने पास से दिया ले। और उसके बाद जब ये उसने इस पासों ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ बड़ी अच्छी जनाब है बिल्कुल। माशाल्लाह ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ हाँ सिस्टम। लेकिन तुसी मन चाह नहीं पियाई अच्छा अच्छा वो जनाब मैंने कहने लगे कि आप कैसा हो सकता है कि ना जाएं मैंने कहा जब मैं क्या बैठा हूँ तो वो भी एयरपोर्ट पर आए होंगे अब तो जाने का टाइम है कहता ठीक है आप जयपुर आ जाए अच्छा मैं जयपुर चला गया उन्होंने वहाँ रामबाग पैलेस होटल में ठहराया ये महल था राजे का अच्छा कभी ठीक है और अब होटल बन अब गया होटल में उन्होंने तब्दील कर दिया उसके चौथी मंजिल पर कमरा था और दूसरी मंजिल पर बच्चों के लिए कमरा था वाह अब मैं ठहर गया तो उसने कहा कि ठीक है जी आप बिस्मिल्लाह कहानी क्या करें लेकिन पहले ये बताएं कि आप पैसे कितने लेते हैं अच्छा मैंने कहा जी मैंने पैसे नहीं लेने कहते क्यों मैंने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको ठीक उसने जिद की मैंने कहा बात ये धर्म भाई कि अगर आप पैसों की जिद करेंगे तो मैं कहानी नहीं लिखूंगा अच्छा कहता चल कोई बात नहीं लिखें आप बिस्मिल्लाह करें तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही ना अब दारू पीना शुरू हुआ क्योंकि रात का टाइम था तो रात को वो फारिग होता था तो सबसे पहला काम वो बोतल होती थी साथ भाई होता था अजीत उसका नाम था अच्छा तो वो पैक बना कर देता था तो कमरे के बाकी लोग भी आ जाते थे अजीत भी आ जाता था राजकुमार संतोष भी आ जाते थे अच्छा। जेपी दत्ता वहाँ था वो भी आ जाता था जिसने बॉर्डर बनाई थी और एक खातून भी आ जाती थी अच्छा। उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ कि वो कौन थी ठीक है अच्छा उसके बाद जैसे बात हुई तो अब ऐसे पूछता कहता चलो नाज़ साहब ऐसे ख्याल था आप पाकिस्तान में क्या लेते हैं हाँ चार्ज क्या करते हैं आप? क्या चार्ज करते हैं पैसे अब मैं सोच में पड़ गया कि कहना क्या है? कहने मैं लेता था 60,000 70,000 80,000 और सबसे ज़्यादा पैसे मुझे दिया सजाद गुल साहब ने उस ठीक है। दौर में उन्होंने दिए थे 1,10,000 रुपया बिल्कुल मुझे ठीक। हसीना 420 के अब मैं सोचा मैं क्या अगर मैं इसको ये बताऊंगा कि मैं 1,10,000 रुपया लेता हूँ तो ये क्या सोचेगा मैंने कहा यहाँ तो जो राइटर हैं सलीम जावेद कहानी सुनाने का 2 लाख रुपया लेते हैं अच्छा जी तो मैं कहानी लिखने के 1,10,000 बताऊंगा तो मेरी तो मुल्क की इज्जत भी बर्बाद है मेरी भी बर्बाद है। बिल्कुल ठीक तो मैंने ज़िंदगी में पहला और आखिरी झूठ बोला अपने पैसों के बारे में हालांकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता अगर किसी की 1 लाख की फिल्म है वो भी बता देता हूँ 1 लाख की है किसी की 10 लाख की तो वो भी बता देता हूँ ठीक है मैंने बड़ा सोच के ना तो हिम्मत की और मैंने कहा धर्म भाई वहाँ मैं 3 लाख से कम नहीं लेता बिल्कुल ठीक उन्होंने इतने ज़ोर से हैं कि मैं मेरा तरा ही निकल गया आपने कहा पता नहीं मैंने इतनी अमाउंट क्यों मांग ली हाँ मैं क्या पत्नी ये बुरा बना गया नहीं यकी है कहता नासिरुद्दीन साहब जितना काम आपने पाकिस्तान में किया है अगर यहाँ किया होता तो ये मेरी कोठी के साथ आपकी यहाँ कोठी होती अच्छा जी तो आपने मेरे से पहली फिल्म का नहीं लेना कोई बात नहीं लेकिन आप मेरे साथ काम करें आगे
पहली फिल्म का 7 लाख दूंगा, दूसरी का 10 लाख दूंगा, तीसरी का 15 लाख दूंगा और मैं 5 लाख बढ़ाता जाऊंगा। क्या बात, आप लिखते जाएं, मैं फिल्म बनाऊं या ना बनाऊं ये आपका, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और जब आप आएंगे तो मैं यहाँ आपके लिए एक फ्लैट भी बुक करके रखूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब जनाब मैंने कहानी लिख दी, मुकम्मल होगी, जिस वक्त दे या मैंने सुनाई, उसमें एक आपको वो बात ये बताता हूँ कि क्या हुआ कि उसमें मैं कहानी सुना रहा था, जब ज़बानी सुनाता हूँ तो उसमें एक सीन था, और वो सीन ये था कि जो एक ठाकुर है वो अमरीश पुरी है, और उसने एक वो आ रहा लीडर, तो आगे एक गाड़ी आ रही है, उसमें जज आ रहा है। अच्छा, रश देखकर जज को ड्राइवर से कहता है गाड़ी एक साइड पे कर लो, एक साइड पे कर लेता है। उस लीडर को, वो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ एक दरख्त होता है, उस दरख्त के पीछे से एक गन वाला आदमी निकलता है और वो लीडर को गोली मार देता है। अच्छा, और भाग जाता है। जज देख लेता है। अब जज देख लेता है तो वो लीडर मर जाता है। तो उसके बाद अदालत में चले जाते हैं। जब अदालत में जाते हैं तो वहाँ हजूम होता है, बड़ा शोर होता है, इंसाफ चाहिए, ये चाहिए, आज ही चाहिए, फलान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ा हंगामा जनाब। वो जज अदालत में चला जाता है। अच्छा, तो वहाँ रीडर जो है ना, वो उसको बताता है, कहता है यार मेरे साथ अजीब हादसा हुआ है कि मैं ही जज हूँ और मैंने कातिल को देख लिया, लेकिन मैं क्या करूँ, ना मुझे कातिल का पता ना कुछ। तो जो लीडर है उसके कातिल को मैं जानता हूँ सिर्फ, उसके वो ना मैं क्या करूँ। अच्छा, तो वो लीडर कहता है जी इत्तेफाक से आपके सामने ही तो उसका केस लगा है, ओ तेरी खैर हो तो जाए। आप बता दें। कहता है तो मुजरिम है। कहता है हाँ जी मुजरिम उन्होंने पकड़ा हुआ है। कहता है अच्छा फिर तो ठीक है, अच्छा, आपको तो बुलाओ। अब जिस दरवाज़ा खुला और मुजरिम अंदर एंटर हुआ, जज कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ तो सारे हाजिरीन भी खड़े हो गए, हाँ, प्रेस वाले भी खड़े हो गए, और तमाम लोग परेशान हैं। और वो भी उधर ही देख रहे हैं जिधर जज देख रहा है। तो पुलिस एक आदमी को पकड़ा हुआ लेकर आ रही है। वो कौन आदमी था? आप यूँ समझ कर नासिरुद्दीन को हथकड़ी लगाई हुई थी। अल्लाह माफ करे, कभी ना हो इस तरह। अब क्या हुआ कि जज ने देखा कि मुजरिम वो नहीं है जो उसने देखा था। ओए, मुजरिम ही चेंज हो गया था। मुजरिम चेंज हो गया। अब मुजरिम अदालत में आकर खड़ा हो गया। जब मुजरिम अदालत में खड़ा हो गया तो वो जस्टिस ने, वो वकील जो है, वकील इस्तिगासा, वो कहता है सर इसको हमने पकड़ा है, इसका आप बयान सुन लें। तो मैं नहीं समझता कि इस केस को लंबा करने की ज़रूरत है। बाहर हजूम है, वो इंसाफ मांगते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, और इसको सजाए मौत होनी चाहिए। जज जब उस आदमी को देखता है तो वो आदमी उसको देखता है। तो जज उससे कहता है सच बोलोगे? हाँ, कहते जी सच बोलूँगा। कहता है इसके सामने गीता रखो। अच्छा, वो गीता पर हाथ रखता है। कहता है मुझे इस गीता की सौगंध है हाँ, कि उस लीडर को, बलराज सानी को, मैंने कत्ल किया है। तो अल्लाह माफ करे। जज के पांव तले से जमीन निकल जाती है। जो वकील इस्तिगासा वो बोलता है सर अब तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं, आप फैसला सुनाएं। जज खामोश है। अच्छा, वो कहता है सर फैसला सुनाएं। जज फिर खामोश है। हाँ, वकील के फ़ोन की घंटी बजती है। अच्छा, वो हेलो करता है। कहता है ओके सर। कहता है सर आपके लिए फ़ोन। जस्टिस फ़ोन सुनता है तो आगे अमरीशपुर की आवाज़ आती है, जज साहब मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, गवाह 7-4 मौजूद हैं, वो भी तस्दीक कर रहे हैं, तो फैसला सुनाइए, इसी में आपकी बेहतरी है। वो तेरी खैर। वो फ़ोन बंद हो जाता है। हाय हाय। अब वकील कहता है सर सुनाए फैसला। हाँ, तो जस्टिस फैसला सुनाता है। अच्छा, हाय क्या सुने, क्या फैसला सुनाया। मैं इस सीन पर मैं अपने आप को भी बहुत दाद देता हूँ। अच्छा, कहता है मिस्टर बैरिस्टर तुम मेरे से इंसाफ मांगते हो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए 1,24,000 पैगंबर और 9 करोड़ देवी और देवता उतारे। वो तेरी खैर। हर पैगंबर और हर देवी और देवता ने एक ही बात मुश्तरका यही कही कि सच बोलो और हर कीमत पर बोलो। बिल्कुल ठीक। कहता है मैं 1,24,000 पैगंबरों की ये तलकीन के सच बोलो और 9 करोड़ देवताओं की और देवता की इस तलकीन को कि सच बोलो और सच का साथ दो, मैं ये इस आदमी को सच का साथ देते हुए झूठा समझता हूँ और इसको बाइज्जत बरी करता हूँ। सख्त हो जाता है अदालत में। बैरिस्टर कहता है जी बाहर हजूम खलोता है। कहता है बाहर हजूम के सामने मैं जाऊँगा। बाहर जाता जा, हजूम कहता है कातिल, तो बैरिस्टर कहता है जज ने बरी कर दिया। कहता है इसलिए बरी किया कि कातिल को मैं जानता हूँ, इन्हें कहो कि उस मुजरिम को लेकर आए। वाह। सीन ख़त्म हो जाता है। कट करके जाते हैं, ये मंदिर में एंटर होता है। जज मंदिर में एंटर होकर झुक के कहता है हे भगवान, मैंने तेरी आत्मा को अपनी आत्मा में सुना
और तेरी आत्मा को इंसाफ बना दिया, मैंने बेगुनाह आदमी को बरी कर दिया। अब मुझे इतनी शक्ति दे भगवान कि मैं तेरी इस आत्मा की रिक्शा कर सकूं। अच्छा जी। तो उस पर ताली बजने की आवाज़ ओवरलैप होती है। टन कहता है तो पीछे अमरीशपुरी आ रहा है, अच्छा। ताली बजाते हुए पास आता है, तो उस मूर्ति को यूं मापना शुरू करता है बालिश से, 1 2 3 4 5। कहता है कितने भोले और बेवकूफ़ हो ठाकुर बलदेव सिंह, 5 फुट पत्थर के टुकड़े से जिंदगी की भीख मांग रहे हो। अगर पत्थर के टुकड़े किसी को जिंदगी दे सकते कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के साए में किसी हिंदुस्तानी को मौत ना आती। एनी गल कीती ते धर्मेंद्र ने मेज ते मारिया मुक्या, नासरदीप हाय 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 हाय। मैं कांपना शुरू हो गया। मैं क्योंकि ये मजहब पर अटैक था। हाँ। मैं कहा मैंने हिंदू के सामने मजहब को इस तरीके से अटैक किया, मैं तो मर जाऊंगा। अब एक लम्हे में ये उस टाइम पे लगाई हुई फुल टुन, और वही मजमा पूरा बैठो, राजकुमार संतोषी, जेपी दत्ता, अजीत और वो लड़की भी। अच्छा। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये सब के सामने मुझे जलील करेगा, मारेगा। हाँ। नीचे दूसरी मंजिल पर मेरी बीवी और बच्ची है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ। उस लम्हे वो जो अल्लाह कहता है ना, बेकरार दिलों की दुआएं कौन सुनता है, मैंने अल्लाह को याद किया। मैंने कहा या अल्लाह आज मेरी इज्जत बचा ले और किसी तरीके से मुझे बचा ले, जिस तरीके से मैं बस बचा ले। उसके बाद धर्मेंद्र उठा और मेरी तरफ बढ़ा, वही आंखों में लाली जो नशे में थी, तो आप यकीन करें मेरे जिस्म से आधी जान निकल गई। उसने मुझे यूं उठाया, बाजू से पकड़ा, और जब उठाया आप यकीन करें मैं ऐसे उठा जैसे एक मुर्दा उठता है। और उसके बाद एकदम उसने मुझे सीने से लगाया। यार सीने से जब लगाया तो मुझे मेरी जान वापस आना शुरू हुई। हाँ। उसके बाद मुझे हाथ पकड़े, उनको चूमा और कहता है नासिर अदीब, ये जुमला फिर वहाँ के अखबार में भी छपा जो मैं सुना रहा हूँ, जो ये धर्मेंद्र का जुमला है। कहता है नासिर अदीब, इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 88 करोड़ है। ये 88 की बात बता, ठीक है। मुझे भगवान की सौगंध 88 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक भी नासिर अदीब नहीं है। कहता है यार हमारे राइटर ने हिंदुइज्म को और बुत परस्ती को बड़ा कंडम किया है। हाँ। कोई कहता है भगवान पत्थर हो गया है। हाँ। पत्थर किसी को क्या दे सकता है। और एक ने ये भी कहा कि हम ऊपर वाले को भी जानते हैं, तो नीचे वाले ये कौन है। किस तरीके से तुमने दलील के साथ इसको कंडम किया है, ये अपनी मिसाल। आप क्या बात है, खूबसूरत। ना से सब सैल्यूट है हमारी तरफ से भी। थैंक यू सर, द ब्लूटूथ डिजिटल की जानिब से भी। और आप लोग खसूसन कमेंट में बताइएगा कि ये सारा मुकालमा और ये सारा मंजर आपको कैसा लगा। जी सर। जी सर। उसके बाद ये इस फिल्म का नाम था गीता का बेटा। उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई, कहानी दे दी। अब जाना था तो उसने अपने डायरेक्टर से कहा, जेपी दत्ता से, कि बात यह है कि मैं आज नहीं जा रहा। अच्छा। आज काम नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बताया ना कि ये वहाँ का बदमाश भी था, डंड भी बड़े मजबूत थे, हर आदमी से डरता था। अच्छा। सहम जाता था। और शूटिंग कैंसिल की थी जेपी दत्ता ने बंटवारा की। अच्छा। तो ये पहुंचा तो शूटिंग कैंसिल होगी, इसने समझ लिया कि मैं लेट आया हूं, तो उसने कैंसिल कर दी। इसने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ो, मैं साथ था। अब रास्ते में भाई इसको बार बार समझा रहा है, यार उसे कुछ ना कहना, खुदा के लिए डायरेक्टर है, उसने बॉर्डर बनाई है। कहता गाली दे के माँ बहन की, उसको जरूरत कैसे हुई। रामबाग पैलेस होटल में चले गए। अब वो रामबाग पैलेस होटल बहुत बड़ा लॉन, बड़ा वसी लॉन था। आवाज़ दे बुलाओ। वो गया लड़का बाग के आगे से, जनाब ये भी दत्ता, छोटे से कद का आदमी। अच्छा। वो आ रहा है, उसका कद छोटा था। इकबाल कश्मीरी साहब को देखा आपने? जी जी देखा। अच्छा, उतना जो कद था। ठीक है। अब वो आ रहा है और धर्मेंद्र खड़ा और मैं कांप मैं रहा हूँ। हाँ। मैं कहा यार क्या हो गया, मजमा जमा हो गया। हाँ। तो उसने कहा तुमने शूटिंग क्यों कैंसिल की। कहता जी मैं पोटी लगी हुई है, खुदा की कसम, मुझे आप देख लें। वो ठीक है। तो मैंने इसलिए कर दिया, आपकी वजह से नहीं किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से सर वो सीन ख़त्म हुआ। ये आपको मैं उसकी ये बात बता रही हूँ, इतनी दहशत थी उसकी, जिस वजह से मैं उसको ये नहीं बता सका था पैसे कितने लेता हूँ। अब उसी होटल का एक और वाक़या आपको छोटा सा सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। कि ताश खेल रहे, हम डेली ताश खेलते थे। अच्छा। मैं, राजकुमार संतोषी, जेपी दत्ता, धर्मेंद्र और वो लड़की। अच्छा। अच्छा, वो ताश कौन थी? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि वो लड़की थी साहब, वो भी खेलती थी। अब जनाब मैं जब ताश ख़त्म हो गई तो मैं और धर्मेंद्र अकेले रह गए। जाने लगा तो मुझे कहता कोई तकलीफ़ तो नहीं ना। मैंने कहा नहीं यार, कोई सैर सुर करनी हो तो मुझे बता दे। मैंने बताया मैं शिमला देखने, खैर वो अलग बात, उसने भेजा।
तो कहता और कोई ख्वाहिश? मैंने कहा सर एक ख्वाहिश और है। अच्छा कहते क्या? मैंने कहा ये मैं डिम्पल कपाड़िया का ना आशिक हूँ, अच्छा, तो वो उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद उसने मुझे ऐसे देखा जैसे आदमी मैं क्या मिसाल दूं कि किसको क्या देखता, कि मेरी फिर जान निकलना शुरू हो गई, क्योंकि फ़ौरन मुझे याद आ गया मैंने पढ़ा था कि डिम्पल कपाड़िया का अफेयर था सनी देओल के साथ, अच्छा, लेकिन उसके साथ अफेयर था इसका धर्मेंद्र का भी। ओके। ये मैंने सुना हुआ था, दोनों का मतलब बाप का भी बेटे का भी? बेटे का भी। Very अब nice. मुझे पता था ये उसकी माशूक एग्जाम, मैंने को मैं कह देता लफज आशिक, ऐते बड़ी गलत गल है। मैं फौरन किया, मैं कहा सर मेरा मतलब आशिक का ये था कि मैं फैन हूँ। हाँ मैं फ़ैन हूँ, और हकीकत भी है। और मैंने कहा आशिक किस बात का हूँ कि मैं उसको बॉबी से देख रहा हूँ। बॉबी उसकी पहली फिल्म थी। इतना अरसा हो गया सर, उसके साथ जो हीरो था उस पर बुढ़ापा आ गया। ये लड़की आज भी यंग है और अपनी बेटी से ज़्यादा यंग लगती है। क्या बात है। मैं इसलिए उसको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। कहता आर यू सीरियस? मैं थोड़ा जा डर के क्या, मैं कही अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, मतलब बस। कहता ठीक है। कहता आर यू सीरियस? मैं कहा सर बिल्कुल ठीक। कहता नासिर आप तो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कहा जी मैं वाकई नहीं झूठ बोलता। तो एक झूठ बोला हुआ मैंने ज़िंदगी में आपके साथ। वो क्या? मैंने कहा वो आपको फिर बताऊँ, वो पैसों की बात है। मैंने कहा वो आपको फिर। तो कहता है ये भी तुम झूठ बोल रहे कि तुम उसके आशिक हो या फ़ैन हो? मैंने कहा नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ। कहता है तेरे साथ रोज जो ताश खेलते वही तो डिम्पल थी। तेरी खैर हो जाए, वो डिम्पल कपाड़िया ही थी। अब मुझे सकता हो गया कि वो डिम्पल कपाड़िया थी, जिसको मैं यूं देखता था स्क्रीन पर, मैं देखता रह जाता था। तो मैंने कहा सर अगर आप कहते हैं तो फिर मैं मान लेता हूँ, लेकिन लगता है आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। उसने फ़ोन किया, हेलो, आगे से लड़की की आवाज़ आई। कहते डिम्पल इंतहाई वाहियात कपड़े पहनकर और मेकअप करके मेरे नासिर अदीब के कमरे में आ जाओ। उसके बाद कोई पौना घंटा लगा, हम आपस में गप्पे मारते रहे इधर उधर की। उसके बाद दरवाजे पर नाक हुई है, उसने कहा यस, तो अंदर एंट्री हुए, तो मैं उठकर खड़ा हो गया। ये डिम्पल कपाड़िया का रूप देख के क्या जनाब हुस्न, क्या ताजगी चेहरे पर, इतना इतना चेंज आम लाइफ में और मेकअप में और ड्रेसिंग में। ओहो, कहती जी सुने आप मेरे फ़ैन हैं? मैंने कहा जी है। जी हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस जवानी का राज क्या है। कहती आप चौथी मंजिल पर होते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? मैंने कहा मैं देर से उठता हूँ। कहते सुबह आप 8 बजे उठ जाएँ। अच्छा, 8 बजे उठ के आपने यहाँ बालकोनी में बैठ जाना है, मैं आपको बताने आऊँगी। मैंने कहा जी ठीक है। ठीक है। अब मैं 8 बजे के बजाय 8:30 बजे गया, और बालकोनी से जब मैंने देखा नीचे, तो वो निकर पहनी हुई है और बनियान पहनी हुई है और दौड़ रही है जॉगर पहन के। बिल्कुल ठीक, जॉगिंग हो रही है। हाँ जॉगिंग हो रही, करते 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 ग्रामों में पत्नी कब की शुरू थी, 9:30 बजे तक भागती रही। क्या बात। उसके बाद जनाब वो हलवाई के कहती अब मैं बात लूँगी, स्टीम बात, उसके बाद मेकअप करूँ, फिर ड्रेसिंग करूँ, फिर आपके पास आऊँगी, और यही मेरी सेहत का राज है जो आप देख रहे हैं। क्या बात है, जॉगिंग। ये उसके बाद हम आते हैं कि धर्मेंद्र ने मैंने कहा मैंने जाना है वापस। कहता मैं आपको छोड़ने जाऊँगा। जनाब उसने शूटिंग कैंसिल करवाई और मुझे छोड़ने आया। और छोड़ने आ जब एयरपोर्ट उतरे तो एक लिफाफा निकाला जेब से, और मेरी बेगम से कहता है कि बहन आप पहली मरतबा आई हैं मेरे पास, ये एक भाई की तरफ से तोहफा है। बिल्कुल ठीक। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा ले लो। उसने रख लिया, मुझे दे दिया, मैंने जेब में डाल ली। ठीक है। अब हम जहाज़ में बैठ गए। तो जिससे अपने सीटों पर बैठ गए ना, तो जहाज़ चलने लगा, तो ऐसे मुझे ख्याल है मैंने देखो तो सही कितने पैसे हैं। मेरे जहन में जो था मैं ये 20-25 हज़ार रुपये होगा, क्योंकि ज़्यादा मोटा वो नहीं था। ठीक है। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें नोट थे, हज़ार के गांधी की तस्वीर थी, और वो 5 लाख रुपया था। ओए ये उसका गिफ्ट था मुझे, और ये उसका ज़र्फ था, ये तो थी उसकी मेरे साथ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब दोबारा मैं गया स्क्रिप्ट दूसरा लिखने के लिए, तो अब मुझे टोए कि अब मैं पता करूं कि ये इसकी लाइफ का क्या सिलसिला है। अनीता कहाँ से राज है, अनीता राज के साथ भी अफेयर्स की रूमर्स सुनते रहे। हेमा मालिनी के साथ भी था। हेमा मालिनी के साथ तो शादी कर ली ना जी। लेकिन बात यह कि मैं आपको जो कह रहा हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं उससे पूछूं। मैंने कहा ये जिस टाइप का आदमी है, पता नहीं क्या कह दे। और मेरी मुलाकात इत्तेफाक से होती थी उसकी, रात को आते सबसे पहले शराब पीता था,
तो उस साल में आपको पता माफ़ी भी होती है। मैं क्या, मैंने 2-4 का सुन मार देगा तो मेरी गर्दन ही टूट जाएगी, तो रहने दो। अच्छा। अब उसका जो भाई था ना अजीत, वो मेरा दोस्त बन गया। अच्छा। वो उसका सेक्रेटरी भी था। तो वो दिन में मेरे पास जनाब बैठ गए, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी मैं दसो जेड धर्म जी ने ए फिल्म इंडस्ट्री किमें आए? अच्छा। ये तो लुधियाना का सिख है। तो उस वेले उन्हें मैंने दसिया कि मैं उसका सक्का भाई हाँ। अच्छा। पहले मैं नहीं सी पता, मैं उसको सेक्रेटरी समझ रहा। वो बड़ा सी धर्मिंदर। अच्छा। बड़ा सी, छोटा जी लगता बहुत बड़ा सी। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨੱਸ ਕੇ ਚੋਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨ ਸਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਮਧੂਬਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅਫੇਅਰ ਕਿਉਂ? क्या चक्कर क्या है? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਈ ਧੋਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, अफेयर खत्म हो गया। हाँ, अफेयर खत्म हो गया। ठीक है। मैं कहा जी फिर हेमा मालिनी, कहता जी ये हादसा कमाल है। अच्छा, वो किस तरह से था? हेमा मालिनी के साथ किस तरह से धर्म जी की मुलाकात हुई? नहीं, मैं अर्ज कहता मुलाकात उन्होंने हीरो हीरोइन तरह दी से शादी अफेयर दे नाल नहीं हुई। मैं यही तो सुनाने लगा। अच्छा। जो मैंने उन्हें सुनाया। हाँ। उधर जिम्मेदार होए धर्म जी, अजीत ने उन्हें क्या शोले दी शूटिंग सी, शोले दी हीरोइन सी हेमा मालिनी। अच्छा। ते हीरो सी उहदे नाल धर्मिंदर। ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਤ, ਮੈंने कहा हाँ, हेमा को बुलाओ। फिर ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ हेमा अपने कमरे 'ਚ नहीं सी। मैं पूछा किधर? उन्होंने कहा अमित जी के पास बैठी। अमिताभ बच्चन के पास बैठी हुई है। अमित जी कहते हैं उनको। अच्छा। तो कहता मैं अमित जी के कमरे में गया तो वहाँ देखा तो वो बैठे थे, वो भी पी रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको धर्म जी बुला रहे हैं। तो अमित जी ने यूँ देखा तो उसने कहा तुम देख नहीं रहे हो किसके पास बैठी हुई? कहता, मैंने कहा जी सॉरी। कहता मैं आ गया। तो मैंने, उसने पूछा धर्म, हाँ क्या है? मैंने कहा जी वो अमीर जी के साथ बैठी शराब पी है। मैंने उसको बोला है कि तुम धर्म जी बुला रहे हैं। तो आगे से अमीर जी ने मुझे ये कहा कि तुम देख नहीं रहे किसके साथ बैठी। अच्छा। कहते उसके बाद ये उठा है और मैं इसके पीछे पीछे। हाँ। चलता गया सीधा अमीर जी के कमरे में पहुंचा है। वो शराब पी रही थी, उसको बाजू से पकड़ा है और कहा इधर आओ मेरे साथ। उसको जब खींचा है तो मुझे जोर से, तो कहता है तुम्हें मिला मैसेज मेरा और तुम आई नहीं। तो उसने गुस्से से बाजू छुड़ाने की कोशिश, बाजू नहीं छूटा तो उसने कहा कि तुम तो ऐसे मुझे खींच रहे हो जैसे मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। हाँ। तुम्हें क्या इतराज़ है? कहता अच्छा धर्म पत्नी हो तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं। कहता नहीं। उसी तरह पकड़ा और लेके आ गया और मुझे कहता है बुलाओ पंडित को। तेरी खैर, मौके पे ही बात। हाँ जी। कहता मैंने फिर समझाया तो मुझे गुस्से से बोला पंडित जी को बुलाओ। कहता है मैं पंडित जी को बुलाने के लिए चला गया। तो इतने में मुझे रास्ते में धर्म जी तो बहुत जो है ना वो इतने में मुझे रास्ते में अमिताभ बच्चन, इतने में मेरी अमिताभ बच्चन कॉरिडोर में मिले। कहता कहाँ जा रहे हो? कहता मैं पंडित को बुलाने जा रहा हूँ। फिर कहते आओ मेरे साथ। कहता मुझे वापस ले गया। आगे हेमा मालिनी परेशान बैठी हुई थी, सर पकड़ के वो दारू पी रहा था। तो अमित जी ने कहा, कहता धर्म शादी करनी है ओके, लेकिन ये जहन में रखो कि हमारे मज़हब में दूसरी शादी नहीं है। अच्छा, कई लोग ये भी रूमर्स कहते थे कि वो मुसलमान हो गए थे। सुन लेना पहले। उसने कहा हमारे मज़हब में दूसरी शादी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मुसलमानों में है 4-4 शादियाँ करना। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हो गया।
यार ये जब ये बात हुई तो अगले दिन जनाब इस्लामी तरीके से मौलवी आया और निकाह हो गया। वाह, इस तरीके से हुई शादी। ठीक है। अब जनाब वो बड़ी दुनिया ने कोशिश की, प्रकाश को पता चला, वो अजीत कहने लगा, रोई धोई, बड़ा कुछ किया, लेकिन कहता ना सनी देओल को कुछ कहने की जरूरत हुई, ना बॉबी को, ना प्रकाश को, और ना ही मेरी भतीजी को। अच्छा। एक बेटी भी थी जो बहुत प्यार करते थे उससे। अच्छा। कहता किसी को जरूरत नहीं हुई, नहीं मानी है। सब ने समझाया, बेटी ने भी समझाया, नहीं जिद, बच्ची होगी आखिरकार। अच्छा। कहता फिर बेटी की शादी आ गई। कहता नासिर साहब ये फिर एक फिल्म का सीन है। मैंने कहा हाँ जी, इसकी सीन की फिर मैंने उसको बड़ी दाद दी जैसे आपने मुझे दाद दी। बिल्कुल ठीक। वो सीन सुने। वो क्या है? ये जो होटल है ताजमहल होटल, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला 5 स्टार होटल था, आज भी उसकी शान हुई, अब वो 7 स्टार हो गया, जिसमें वो दहशतगर्दी भी थी, आपको याद होगा। मुझे याद है। वो सारा होटल A to Z बुक कराया और जितने गेस्ट थे उनको टिकट भेजे अंबानी की तरह, फर्स्ट मानी की तरह, और तमाम होटलों में उनके वो गेस्ट ठहरे। बिल्कुल ठीक। और बेटी को एक जुमला कहा, एक डायरी दी। कहता बेटा कागज़ तो छोटे नहीं, ये डायरी है, जो तुम चाहती हो अपनी ज़ुबान से, जो तुम्हें सोचते इसमें लिख दो, वाह, वो आ जाएगा। क्या बात है। उसके बाद आर्डर देने चले गए, जेवरात का, कपड़ों का, ये जोड़े, जो कुछ भी सामान बहुत पहले से ख़रीदा हुआ था। ठीक है। तो अगले दिन आए, अब बारात दूसरे दिन आनी थी। तो वो कहने लगे बेटे हर चीज़ मैंने लेकर रख दी, लेकिन हो सकता है मैं भूल गया हूँ, कोई रह गई हो, तो वो डायरी में तुमने लिख दी? कहती जी लिख दी। तो कहते बोलो। अब डायरी उसने देखी तो खाली थी। कहते डायरी पे तो सफ़े पे लिखे कोई नहीं। कहते जी आप खोलते जाएं, एक सफ़ा खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, 5वां खोला, फेंक दी। कहते मेरे से मजाक कर रहे हो बेटा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। हाँ। कहती डैडी आखिरी सफ़ा देखे। आखिरी सफ़ा देखा तो लिखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहेज़ में मुझे मेरी माँ वापस कर दो और हेमा को तलाक दे दो। ओए, इतनी बड़ी डिमांड। और आप धर्मेंद्र का जवाब सुने, उसी वक्त तलाक देते। क्या बात है। और तलाक देके बेटी को रुखसत किया। इस तरीके से उस कहानी का ड्राफ्ट सीन हुआ। ये धर्मेंद्र था। बिल्कुल ठीक। अब आप उसको देखें, उस आदमी की जो पोटेंशियलिटी, जो जिसको आप कहते हैं काबिलियत या अहलियत, एक एक्टिंग की है, उसका इससे बड़ा सबूत क्या है कि 60 से लेकर 93 तक पर्दे से, बिल्कुल 2025 तक, 2025 तक 21 रिलीज होती है। और उसके बाद जब बीमार होता है तो बीमारी से कैसे लड़ा आप, यानी इतना बहादुर आदमी था। आप यकीन करें कि किसी बड़े वहाँ भी माफिया तो ग्रुप बंदी थी। एक ग्रुप था अमिताभ बच्चन का, मुझे पता क्यों बुलाया था, अमिताभ बच्चन के पीछे थे सलीम जावेद। अच्छा। तो उनकी फिल्में हिट जा रही थी, इसकी जरा नरम जाती थी, तो इसको पता चला स्क्रिप्ट चाहिए, तो फिर इसने मुझे उनके मुकाबले में बुलवाया। ठीक। एक ग्रुप था देवानंद का, एक ग्रुप था फिरोज खान का, एक ग्रुप था राज कपूर का। ये सारे ग्रुप थे और ये अकेला था। वाह। ठीक है। और अकेला उनका मुकाबला करता था, किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई बात करे, ये करे, ये वो करे। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं? मैं बताता हूँ। उसके बाद ये हर एक चीज से लड़ा, कैसे होता है, हर एक चीज से लड़ा, और आखिर में बीमारी से भी लड़ा। और कितना लड़ा, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज से कुछ 2 महीने पहले की बात है कि टीवी पर खबर नशर हुई कि आज धर्म जी हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। अच्छा। लेकिन ये खबरें तो बहुत ज्यादा 3-4 दफा सुनने को मिली। मैं पहले यही तो आप बता रहा हूँ जनाब, सारा प्रेस भागा। हाँ। कि वो, क्योंकि इनको वो लगी हुई थी ऑक्सीजन। अच्छा, ये वेंटिलेटर पे थे कि मार गया। फिर भागे जब तो देखा तो वो वेंटिलेटर उतर चुका था और धर्मेंद्र जी अपने बेड पर लेटे सांसें ले रहे थे। ऑलराइट। उसके बाद ये ठीक हो गए, काफ़ी ठीक हो गए। फिर ये महफिलों में इधर उधर आने लगे, घर आए मेहमानों का। फिर उस बीमारी का अटैक हुआ, फिर बीमारी का अटैक, फिर वेंटिलेटर पर चले गए। तो डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया कि ये इनकी डेथ हो, इंतकाल हो गया। फिर खबर आई, फिर प्रेस में आया, फिर हर चैनल ने वहाँ शाया किया, फिर प्रेस भागा, और फिर प्रेस भागा तो जिंदा थे लेकिन वेंटिलेटर पे थे। लेकिन वेंटिलेटर पे तो वो नहीं उतरा। उसके बाद जनाब जब देखा तो वो जो घर वालों ने, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा जी बात यह है कि यहाँ बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, अस्पताल वाले भी परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप वेंटिलेटर समेत इनको घर ले जाएं, हम डॉक्टर वहीं भेज देते हैं। लिहाजा
ये घर शिफ्ट कर दिए गए, वेंटिलेटर और डॉक्टर साहब थे। उसके बाद 21 इसकी फिल्म रिलीज हुई और 21 दिन ये लड़ता रहा। इस दौरान फिर एक खबर आई, घर से नशर हो गई कि धर्मजीत का देहांत हो गया। अच्छा, इंतकाल हो गया। फिर खबर छपी, फिर टीवी वालों ने अब बाकायदा वो देना शुरू कर दिए। अब प्रेस वहीं था। हाँ। और प्रेस ने तस्दीक कर दी कि हाँ, क्योंकि बेहिस हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रेस को इतला मिली कि धर्म जी वापस आ गए। जिंदगी थी अभी, फिर जिंदा हो गए, लेकिन बोल नहीं पाए। हाँ। और ये लड़ते रहे ज़िंदगी के साथ, लड़ते रहे। आखिरकार कल का दिन जो था वो आखिरी दिन साबित हुआ और वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। आपने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की? मैंने पिछले मेरे ख्याल है 20-22 दिन से, जब पहली बार उनके इंतकाल की खबर छपी है आई थी, तो उस वक्त मैंने इकबाल ढिल्लों से कहा कि आप मुझे नंबर दे दें। हाँ। धर्म जी का। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी उनका नंबर मैं आपको लेकर देता हूँ। अच्छा। उन्होंने 1-2 हफ्ते गुजार दिए। उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, वो उस नंबर पे मैंने जब फ़ोन किया तो उस नंबर वो मतलब फ़ोन जैसे बंद होता है, बंद मिला। ठीक है, रिस्पांस नहीं मिला। फ़ोन नहीं बंद मिला। ठीक। उसके बाद फिर डीपी अर्शी मेरे दूसरे प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा, वो चंडीगढ़ में होते, मैंने कहा यार तुम्हारा दोस्त कहते हो कि धर्म जी के पास है और वहीं रहता है और बीमारी भी देखता है। कहता है हाँ इस वक्त वो मेरे पास बैठे हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे नंबर दे दे धर्म जी। अच्छा। तो उसने कहा ये कि फ़ायदा कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता है जी वो अटेंड तो होता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दें। अच्छा। उन्होंने दे दिया और वो मैं मुसलसल हर रोज़ सुबह दोपहर शाम फ़ोन करता रहा, लेकिन उनका फ़ोन जो है अटेंड नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। फिर ये जो रात गुजरी है कल, जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली, तो फिर मैंने अपने तीसरे प्रोड्यूसर दर्शन सिंह बग्गा को फ़ोन किया। उनसे मैंने नंबर लिया कि मुझे नंबर दे दें। तो उन्होंने कहा नासिर साहब नंबर आपके पास आगे नहीं है। मैंने कहा बताया, मैंने कहा ये नंबर है। कहता उनका यही नंबर है, लेकिन ये शायद 10-15 दिन तक अटेंड ना हो। मैंने कहा क्यों? कहते बात यह है कि लाखों लोग हैं ये फ़ोन करते हैं। तो ना सनी देओल सुन रहा है, ना उनकी बेगम सुन रही है, ना बॉबी सुन रहा है, ना उनकी बेटी सुन रही है। वो एक आदमी उन्होंने रखा, वो सुन रहा है। तो वो आप जब भी मिलेंगे ना, वो आपको बिजी मिलेगा। मैंने कहा जी मुझे मुसलसल बिजी मिलता है। कहता तो आप ना करें, अब आप बात तो हो नहीं सकती। तो 10-15 दिन के बाद फिर फ़ोन कर ली। मैंने कहा जी ठीक है। इस तरीके से मेरी उनके साथ ये आखिरी बात जो सारे मामला थे, एक बार मुलाकात नहीं हो सकती। क्या बात है। इसी खूबसूरत बात के साथ हम इख्तिताम करते हैं इस पॉडकास्ट का और उम्मीद करते हैं कि आपने धर्मेंद्र जी की ज़िंदगी के वो पहलू सुने होंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं सुनाए होंगे। और ये इनकी मुलाकातों के अहवाल हैं, जो इनके साथ मुलाकातें रहीं और होटल में जो स्टेज रहे, और ख़ुसूसन हेमा मालिनी के साथ जो अफेयर्स की कहानियाँ थी, र्यूमर्स थी, प्लस अनीता राज की जो कहानी थी, ये वो बातें कहीं से भी पता नहीं चला। ये आज से पहले आपको, बेशक आप वो किताबें पढ़ लें, बहुत सी फिल्म्स देख लें, ये कहानियाँ रियल बेस्ड जो है चीज़ों पर मबनी है। तो इसको देखें और इन्जॉय करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी एपिसोड के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हईस सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने भी इजाज़त ला दी कि बैठे रहना। नासिर साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।